हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है एस्टेट के लिए क्लासेस मैंने यहाँ पर स्टार्ट करी हुई है और इसी सीरीज में आज से मैं आपकी हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसे ही हम लोग कंटेंट वाइज पढ़ते जाएंगे और इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो एस्टेट के PYQs इसके अंदर मैंने रखे हैं, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना और कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। आपका कोई भी एग्जाम हो गई, सिर्फ एस्टेट ही नहीं जहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ण विचार से रिलेटेड, वर्णमाला से रिलेटेड, जिसमें हम स्वर क्या होते हैं, व्यंजन का क्या होते हैं, सघोष अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, अल्प प्राण महाप्राण, टाइप्स ऑफ स्वर, तो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे मैंने आपके लिए यहाँ पर इंक्लूड करे हैं। और आज की आपकी जो क्लास रहेगी वो क्लास नंबर 1 रहेगी। सभी लेवल के लिए भाई PRT हो, TGT हो, PGT हो, सभी के क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आज की इस क्लास को। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिएगा, थोड़ा सा लेट है ये, आपको लेट मिलेगा आज, लेकिन मिल जाएगी आज आपको ये क्लास। चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे, थोड़ा सा कंटेंट पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। वर्णमाला क्या होती है? देखो, आपके अल्फाबेट्स होते हैं ना, ऐसे ही हिंदी के अंदर आपके वर्ण होते हैं जिनसे आपके शब्द वगैरह बनते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या बोला जाता है? वर्ण बोला जाता है। इससे छोटी नहीं हो सकती। इससे मतलब जैसे है ना आपके NR, आम, कै, ख, ऐसे, ये क्या है? आपकी सबसे छोटी सार्थक इकाई है। इससे छोटा कुछ भी नहीं है वर्णों के अंदर जब भी हिंदी में हम बात करते हैं। तो ये सबसे छोटी इकाई कह लो या फिर सबसे छोटी सार्थक इकाई जिसका कोई अपना मतलब निकलता हो, तो वो क्या है? वो वर्ण, वो जो है वर्ण कहलाई जाती है। ठीक है, तो वर्णमाला के अंदर आपके ये सारी चीजें आ जाती है। भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि को ही वर्ण के रूप में जाना जाता है। सबसे छोटी, इससे ज्यादा छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। बोलते समय हमारे मुख से जो भी ध्वनियां उत्पन्न होती हैं उनको लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं उनको वर्ण कहा जाता है। आप कुछ भी चीज बोलते हो तो उसको हम लिखते हैं, और जब भी लिखते हैं तो हम जिन वर्णों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं आम लिख के दिखाऊं आपको, तो अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने एक ये स्वर लिखा है ए, और इसके बाद मैंने यहाँ पर एक मैं जो है व्यंजन लिखा है। तो यही हमारा वर्णमाला के अंदर आ जाता है, जो कि 2 हिस्सों में बटी हुई है, स्वर और व्यंजन, जो कि आगे आ जाएगा सारी चीजें। ठीक है, कुल जो वर्ण है वो 52 होते हैं, 52 होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है वो आपके इग्नोर करने वाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है तो आपको जानकारी होनी चाहिए है। वर्ण के भेद की अगर बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर, जो कि 11 होते हैं। अगर शुद्ध रूप से बात करें तो 11 ही मार्क करेगा, और व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं। हमेशा ध्यान में रखना, ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो शुद्ध डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, प्योर डेफिनेशन, शुद्ध परिभाषा के अनुसार है। ठीक है, अगर आप इनको ऐसे जोड़ेंगे तो ये कितने बन जाते हैं? ये आपके 44 बन जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमने वर्णों की बात करी है 52, तो ये 52 क्यों कब हो जाएंगे, किनको और ऐड करना है वो आपको आगे जाके पता चलेगा। लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है कि आपके जो अगर शुद्ध परिभाषा के अनुसार पूछे तो आपके स्वर 11 होते हैं और व्यंजन होते हैं 13। अगर वैसे पूछे बिना शुद्ध परिभाषा के तो जो आपके स्वर होते हैं वो 13 होते हैं, और जो व्यंजन होते हैं ना वो आपके 39 होते हैं। इस तरीके से ये 52 हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या जोड़ा और इसके अंदर क्या जोड़ा वो आपको आगे अभी पता चल जाएगा। बस इतना ध्यान में रखना, शुद्ध परिभाषा के अनुसार आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। स्वर जो है वो ऐसे लेकर और औ तक करने हैं। जो अंग और आहा है वो बाद में इसमें ऐड हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल अगर शुद्ध बात करें तो फिर 11 है, सिर्फ औ तक है। ठीक है, चलेगा। उसके बाद ये मैंने बता दिया शुद्ध परिभाषा के अनुसार 44 वर्ण ही कहलाए जाते हैं, जिसमें से मैंने ये जो आपको 11 और 13 यहाँ पर बताया है। शुद्ध की बात करें तो 11 और स्वर जो वैसे अगर नॉर्मली बात करें तो 13 होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा, शुद्ध पूछ लेगा या फिर नॉर्मल पूछेगा, तो फिर आप 13 मार्क करेंगे। तो ये जो 2 ऐड हुए ना, ये 2 आपके अयोगवा कहलाए जाते हैं। भाई आपको NR तो आता ही होगा सबको, तो कै से पहले जो कै कबूतर है उससे पहले हमारे 13 वर्ण आती हैं, 13। ठीक है, जिसमें से हमारे जो लास्ट के 2 होते हैं ना वो अंग और आहा होता है। ये आपके अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। शुद्ध परिभाषा के अनुसार इनको काउंट नहीं किया जाता, वैसे इनको काउंट किया जाता है। तो अगर काउंट नहीं करेंगे तो 11 हो जाएगा, और काउंट करेंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, तो अंग और आहा जो है ये ना स्वर होते हैं और ना ये व्यंजन होते हैं, किंतु ये काउंट स्वर के साथ ही होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाता है अयोगवाह कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताना है अंग और आहा। ठीक है, जिसमें जो आपका अंग है इसको अनुस्वार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुस्वार। और जो आहा है इसको विसर्ग बोला जाता है, ये सबको पता होगा। ठीक है, अंग को अनुस्वार बोला जाता है और इसको विसर्ग बोला जाता है। ठीक है, अनुस्वार वो होते हैं जो नाक से बोले जाते हैं। अनुस्वार किससे बोले जाते हैं? नाक से बोले जाने वाले।
वर्ण होते हैं ये, ठीक है। तो इस प्रकार आपके टोटल जो स्वर हो जाएंगे वो 13 हो जाएंगे, बट मैं फिर से रिपीट करूंगी, शुद्ध परिभाषा के अनुसार पूछे तो 11, नॉर्मल पूछे तो 13 मार्क करेंगे, जिसके अंदर 11 + 2 कौन से ऐड हुए, वो हमारे अयोग व ऐड हुए, जो कि अंग और आहा है। इतनी चीजें आपको समझ में आई, बहुत काम की चीजें हैं ये, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आगे। अब बात करते हैं स्वरों के भेद की बात करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा इसके 3 भेद होते हैं, ठीक है, जिसमें एक आपका ह्रस्व स्वर है, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर को सबसे पहले ध्यान में रखना, इसके अंदर जो उच्चारण होता है ना, इनको बोलने में वो सबसे कम समय लगता है, इनको सबसे कम समय लगता है, इसलिए इसको लघु स्वर, मूल स्वर और एकमात्रिक स्वर भी इनको बोला जाता है। ये कौन कौन से होते हैं, ये आपके बिना मात्रा वाले होते हैं, जैसे ए, ई, ऊ और री बिना मात्रा वाले होते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी बोल दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सेकंड आ जाता है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, ठीक है। तो जैसे ये मात्रा वाले होते हैं, जैसे आपका आ हो गया, आ कैसे मिलके बनता है भाई, आ जो बनता है वो ए प्लस ए से मिलकर के हमारा आ बनता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू ह्रस्व स्वर। तो आ हो गया, ई हो गया, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ, ये सारे कितने हैं भाई आपके, ये हमारे 7 हो जाते हैं, तो ये 7 हमारे दीर्घ स्वर हो जाते हैं, ध्यान में रखिएगा ये सभी। इसके अलावा जो यहाँ पर ए, ओ, औ है ना, इनको संयुक्त स्वर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संयुक्त स्वर भी बोला जाता है, जिसमें हमारा जो ए बनता है वो ए प्लस ई से मिलकर के बनता है, ए बनता है वो ए प्लस ए से मिलकर के बनता है, ओ जो बनता है वो ए प्लस ऊ से मिलकर के ओ बनता है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है, और जो औ बनेगा वो ए प्लस ओ से मिलकर के बनता है, औ, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, ये हमारा ई है और यहाँ पर जो लिखा है वो ए है, ए प्लस ए आई बन जाएगा, ठीक है। तो संयुक्त स्वर पूछे तो 4 होते हैं, ए, आई, ओ और औ, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी दीर्घ स्वर की अगर बात करें तो टोटल 7 होते हैं, ठीक है, जो मात्रा के साथ होते हैं, बिना मात्रा वाले हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। अच्छा, इनको एक मात्रिक बोलते हैं, तो इनको यहाँ पर द्विमात्रिक बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है लास्ट हमारा प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, बहुत लंबा बोला जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना ओम, ऐसे बोलते हैं ओम ऐसे, तो ये क्या है, ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको यहाँ पर प्लुत स्वर बोलते हैं। तो ये 3 तरीके के थे जिनको आपने ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट, इसके अलावा जो हमसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है संधि स्वर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। अब संधि स्वर को 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है, एक बोला जाता है दीर्घ सजातीय या फिर स्वर्ण या फिर समान स्वर, और एक बोला जाता है संयुक्त या विजातीय या फिर असवर्ण या फिर असमान स्वर। तो भाई ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं। संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, इनकी टोटल संख्या 7 होती है और ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो जिसके अंदर आपका जो दीर्घ सजातीय या स्वर्ण या समान स्वर जो होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, वो 3 होते हैं, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और जो हमारे ये जो संयुक्त स्वर होते हैं ना, इनको यहाँ पर क्या बोला जाता है, संयुक्त विजातीय या फिर असवर्ण या फिर असमान स्वर। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मिलकर के बने हैं 2 स्वरों से, ये मिलकर के बने हैं, ये समान स्वरों से मिलकर के बने हुए, इसलिए इनको समान स्वर बोलते हैं। ये असमान यानी कि अलग अलग स्वर से मिलकर के बने हुए, इसलिए इनको असमान स्वर बोलते हैं। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा, संयुक्त बोलते हैं, असमान स्वर बोलते हैं, असवर्ण स्वर बोलते हैं और विजातीय स्वर बोलते हैं। ये इसका उल्टा हो जाएगा। ये भी थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है, पूछे जाते हैं भी एग्जाम में, इसलिए आपके लिए इंक्लूड करा है। उसके बाद यहाँ पर ना स्वरों का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाता है। अब ये व्यंजन का भी पूछा जाता है और इसका भी, स्वर का भी पूछा जाता है। तो भाई ध्यान में रखिएगा, कंठ मतलब यहाँ से जो आपकी आवाज निकलती है, यहाँ से कौन कौन सी आवाज निकलती है, यहाँ से हमारा निकलता है ए, आ, ठीक है, ए, आ यहाँ पर निकलता है यहाँ से। तालव्य यानी कि तालु से जो आपका निकलता है वो आपका कौन सा होता है, वो आपका ई और ई होता है, ठीक है। ओष्ठ मतलब ओठ की, मतलब होंठों की बात कर रहा है, होंठ से हम कौन सा बोलते हैं, ऊ और बड़ा ऊ बोलते हैं। मूर्धन्य मतलब जो हमारे यहाँ पर जो हमारा जो ऊपर का जो तालु वाला हिस्सा ना, उससे टच करती है चीजें, री। तो जब आपकी जो जीभ है ना वो ऊपर वाले हिस्से से टच करते हुए आती है, यहाँ ऊपर वाले हिस्से से टच करती है नीचे, री, तो वो मूर्धन्य हो गया, ठीक है। उसके बाद कंठ तालव्य मतलब जो हमारे कंठ से भी और तालु से दोनों से बोला जाए, तो कंठ तालव्य ए और आई होता है, और कंठोष्ठ यानी कि कंठ और होठों से दोनों से बोला जाए वो हमारा ओ और औ होता है। भाई ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक दो बार पढ़ेंगे वो याद हो जाता है। उसके बाद जीभ के आधार पर भी स्वरों का उच्चारण स्थान बताया जाता है। जैसे भाई आगे की आपकी जीभ के आगे के हिस्से से कौन से स्वर बोले जाते हैं, बीच के हिस्से से कौन से बोले जाते हैं, पीछे के हिस्से से कौन से बोले जाते हैं। तो जीभ के अग्र भाग से जो स्वर बोले जाएंगे वो ई, बड़ी ई, ए और बड़ा ए बोला जाएगा, मतलब आई बोला जाएगा। और जो मध्य से बोला जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ ए बोला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आ। और पश्च से फिर बाकी जो आपके बच गए वो बोले जाएंगे, जिसमें आपका आ जाता है, ऊ आ जाता है, ऊ आ जाता है, ओ आ जाता है और औ आ जाता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो ये जीभ के आधार पर आपके इंक्लूडेड है। तो बहुत सारी चीजें भाई इसमें जिनको आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है एक आपसे जो पूछा जाता है और पूछे भी गए हैं, ओष्ठावृत्ति के आधार पर, यानी कि जिन स्वरों को बोलने में आपका होठ की कोई आकृति बनती है, गोलाकार आकार बनती है, जो गोलाकार आकृति नहीं बनती है, तो किन शब्दों को बोलने पर। तो वृत्ताकार होते हैं जिसमें हमारी होठों की आकृति जो है वो समान बनती है, बिल्कुल ऐसे ऊ, ऊ, ओ, औ ऐसे गोल आकृति बन रही है तो वो वृत्ताकार होती है। जिसके अंदर ये समान आकृति नहीं बनती, ये गोल आकृति नहीं बनती, वो कौन से होते हैं, वो ए, आ, ई, ए होता है। और जो ये है ना ऊ वाले, ओ, औ वाले, ओ वाले, ये हमारे वृत्ताकार में आते हैं। उदासीन ए स्वर के उच्चारण में होठ जो है वो उदासीन रहते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, बाकी ये इसमें नहीं आकर के अगर अवृत्ताकार में पूछे तो फिर ये इसमें आएगा अवृत्ताकार में। थोड़ी सी चीजें ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, ये पूछा जाता है भाई एग्जाम में आपसे। उसके बाद आते हैं व्यंजन, हमारे पीछे क्वेश्चंस हैं काफी सारे इंक्लूडेड, तो पहले थोड़ा ये पढ़ो उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन हमारे 33 होते हैं अगर हम शुद्ध परिभाषा की बात करें, शुद्ध परिभाषा की। और अगर नॉर्मल बात करें तो फिर हमारे 39 हो जाते हैं। तो ये जो 6 ऐड हुए हैं ना, ये हम आगे आगे आपको बताऊंगी कौन से यहाँ पर 6 ऐड हुए हैं। ठीक है, तो जिन व्यंजन वो होते हैं जो हमारे स्वर की हेल्प से बोले जाते हैं, ये वो वर्ण होते हैं जो स्वर की हेल्प से बोले जाते हैं। स्वर तो भाई अकेले बोले जाते हैं, लेकिन ये वो होते हैं जो जिनको बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है, वे व्यंजन कहलाते हैं, बिना स्वर से नहीं बोले जाते। कुल संख्या 39 है, शुद्ध परिभाषा के अनुसार 33 है। अब ये कैसे बोले जाते हैं, जैसे मान लो कै है, ठीक है, और इसके अंदर आपका जो ए स्वर है वो छुपा होता है, और जब भी ये ऐसे निकालते हैं, इसको तोड़ते हैं तो ये हाफ हो जाता है, तो इसके नीचे ना ऐसे ये हलंत मतलब कोमा टाइप सा लग जाता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं सपेरा अगर लिखती हूँ तो इसको जब मैं खोलती हूँ तो ये ऐसे बन जाएगा आपका, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर इनके अंदर ना स्वर छुपे हुए होते हैं। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है भाई, जैसे आपसे पूछ लेंगे कि आप ना माला को बिल्कुल ही शुद्ध रूप में तोड़ करके बताओ, तो आपको इसमें फिर लिखना होता है माला को शुद्ध रूप में, भाई मैं, उसके बाद ए आया, फिर आ की मात्रा आती है, फिर ले, फिर आ की मात्रा आती है। तो ऐसे ना इसको तोड़ करके आपको बताना रहता है, तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आप इनकी जानकारी आपको होगी। ठीक है, तो व्यंजन जो है वो टोटल 39 होते हैं, शुद्ध परिभाषा के अनुसार कितने होते हैं, 33 होते हैं। अब मेन की अगर बात करूं, व्यंजन के भेद कितने होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन बात करूं, बिल्कुल मेन जिनके अंदर ये 33 है ना शुद्ध परिभाषा के अनुसार, तो वो स्पर्शीय व्यंजन जिनको वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, ये हमारे 25 होते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन 11 ये 4 होते हैं, और ये हमारे जो होते हैं वो भी, ये भी उसमें व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी आएंगे आगे, मैं याद करवा दूंगी आपको इसी क्लास में। तो 4 + 4 8 और 8 और 5 33, तो यहाँ पर 25 + 8 33। तो शुद्ध परिभाषा की जब भी हम बात करते हैं तो उनमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं, स्पर्शीय व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, आगे जाकर के अभी आपको लर्न करा दूंगी ये चीजें, इसी क्लास में आपको लर्न करा दूंगी। ठीक है, चलिए अभी देखेंगे इसको अच्छे से, अभी इसको अच्छे से देखेंगे। और एक बार मैं देख लेती हूँ आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा, एक सेकेंड बस आप मुझे दीजिए इसमें, फिर मुझे पता चल जाएगा। यस, मैंने इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है। तो देखिए इसमें आप जो ये व्यंजन वाला कैटेगरी देख पा रहे हो ना, इस टेबल को आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आगे से स्वर से भी पूछे जाते हैं, बट ये जो चीज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये सारी चीजें और जो मैंने यहाँ पर लिखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। ठीक है, देखो उच्चारण स्थान की जब भी बात आती है भाई कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, तो ये सब हमने स्वर के अंदर भी पढ़ा है भाई, कंठ से कौन सा बोला जाता है, तालु से कौन सा बोला जाता है, मूर्धा से, मसगुड़ों से कौन सा बोला जाता है, ये आपको व्यंजन में भी पढ़ना है। अब इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक सीक्वेंस बता दूंगी जिससे आपको ये याद हो जाएंगे। देखो स्वर यहाँ पर भी मैंने लिखे हुए हैं, है ना। व्यंजन की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि ये कै वर्ग है, ये आपका चै वर्ग है, ये आपका टै वर्ग है,
ये आपका ता वर्ग है, ये पा वर्ग है। ये जो 5 वर्ग है आपके, इन 5 वर्ग को क्या बोला जाता है, इनको ही हमारा जो हमने अभी ऊपर पढ़ा ना, वर्गीय व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन, इनको बोला जाता है। ठीक है, ये जो 5 है, ये जो 5 है, यानी कि का से लेकर के और मा तक, ये जो 5 है, इनको क्या बोला जाता है, इनको स्पर्शी व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, का से और मा तक इनको स्पर्शी बोलते हैं। एक सेकेंड, स्पर्शी, और इनको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, वर्गीय। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो जाते भाई, ये टोटल हो जाते हैं 25, ये टोटल 25 व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, 5, 10, 15, 20, 25, ये टोटल कितने हो गए, 25 व्यंजन होते हैं जिनको स्पर्शी और वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। अब इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है, ये हमारा कै वर्ग है, ये चै वर्ग, ये टै वर्ग, ये तै वर्ग और ये पै वर्ग है। कै वर्ग अगर मैं जब भी बोलूंगी तो मतलब उसका मतलब क्या है, का खा गा घा तना। ठीक है, चै वर्ग बोलो तो चा छा जा झा इया, टा वर्ग बोलो तो टा ठा डा ढा अना। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अंदर ये जो लास्ट वाले है ना, ये लास्ट वाला, ये लास्ट वाले, ये 5 लास्ट वाले मैं तक, यानी कि ये अना इया अना ना और मा, ये जो 5 हैं, ये हमारे क्या बोले जाते हैं, इन 5 को बोला जाता है पंचम, पंचमाक्षर और नासिक वर्ण इनको बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये 5 कौन से हैं, ये हमारे पंचम, पंचमाक्षर और नासिक वर्ण इनको बोलते हैं। 5वां वर्ग, ये लास्ट के जो 5 है, पीछे से जो नीचे 5 है ना, ये लाइन, ये हमारा कौन सा बोला जाता है, ये हमारा पंचम, पंचमाक्षर और नासिक वर्ग बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है, ये हमारी 1 नंबर लाइन है, ये हमारी 2 नंबर लाइन है, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5वीं जो हमने अभी पंचम पंचमाक्षर करके करी है, इनका इस्तेमाल आगे होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 1 या फिर मैं बोलूं 2, तो आपको क्या याद करना है, 1 का मतलब है का चा टा ता और पा, और 2 बोलूं तो खा छा ठा था और फा। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे वर्गों में आपने डिवाइड कर लेना है, इनको नंबरिंग दे दी है मैंने, तो जो कि आगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें इजी रहेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, तो स्पर्श संघर्षी आपके जो व्यंजन है वो ये होते हैं, चा छा जा और झा। ठीक है, चा छा जा और झा, ये हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। देखो, ये सारे 25 के 25 हमारे स्पर्श व्यंजन भी है, वर्गीय व्यंजन भी है, और इनको ये जो है ना ओनली चा छा जा झा, ये जो 4 है, ये जो 4 है, इनको ओनली क्या बोला जाता है, इनको यहाँ पर स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इनको बोलते वक्त ना थोड़ा घर्षण सा उत्पन्न होता है, एनर्जी सी निकलती है, चा छा जा झा ऐसे। ठीक है, तो इनको स्पर्श संघर्षी भी बोलते हैं। घर्षण अथवा टकराव होता है मुख और वायु में, इसलिए इनको चा वर्ग पूरा, लेकिन किसको छोड़ करके, इया को छोड़ करके, इया नहीं काउंट होगा। तो अगर आपसे वर्गीय व्यंजन पूछे, स्पर्शी व्यंजन पूछे, तो ये सारे होते हैं का से लेकर के मा तक। अगर आपसे स्पर्श संघर्षी पूछे तो फिर ये चा छा जा और झा होते हैं। इतनी देर समझ में आई। अब आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये जो है ना द्विगुण उत्क्षिप्त व्यंजन और ताड़नजात व्यंजन, ये आपके नवीन विकसित व्यंजन है, यानी कि नए निकले हैं, ये नवीन विकसित अभी नए निकले हैं। इसके अलावा इनको फेंका हुआ व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेंका हुआ व्यंजन, फेंका हुआ व्यंजन। और ये सिर्फ 2 होते हैं, एक हमारा ये डा और ये ढा, इनके बीच बिंदी वाले। ठीक है, वैसे ये यहाँ पर लिखे गए डा ढा, लेकिन ये नहीं है, बिंदी वाले, जिनके नीचे बिंदी होती है ना, उनको बोला जाता है द्विगुण उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन, नवीन विकसित व्यंजन, फेंका हुआ व्यंजन, इनको बोलते हैं। 2 ये रहा, डा और ढा, लेकिन ये वाले नहीं है, ये वो बिंदी वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या है भाई, अब ये हमेशा ध्यान में रखना, ये बिंदी वाले हैं, ये मैंने बता दिया, ये आपके नवीन विकसित कहे जाते हैं। अब ये शब्दों के ना फ्रंट में कभी भी नहीं लगते, ये शब्दों के या तो बीच में आते हैं या फिर अंत में आते हैं, शुरुआत में नहीं आते। ये वाले डा और ढा वाले जो कि नवीन विकसित है, जैसे साड़ी हो गया, सड़क हो गया, बूढ़ा हो गया, तो ये कभी भी शब्द के बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं मिलते, बीच में या फिर एंडिंग में मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आता है हमारी बारी अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन की कैसे, देखो, पा फा बा भा मा के बाद हमारे कौन से आ जाते हैं, पा फा बा मा के बाद हमारे आ जाते हैं या रा ला और वा। भाई आपको ना एन आर तो आता ही होगा, आपको बस एन आर ऐसे सीक्वेंस में लिख लेने हैं। ठीक है, का से मा तक हो गया। अब यारा लावा, और यारा लावा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर भी आपको ना थोड़ा सा तोड़ना है। जैसे आपका जो या है ये हमारा अर्धस्वर है और जो वा है ये भी हमारा अर्धस्वर बोला जाता है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, आप अगर नोट्स लेंगे तो उनके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। ठीक है, नोट्स के अंदर ये वाली पीडीएफ भी आपको विद क्वेश्चंस ऐड ऑन होंगी। तो या को और वा को अर्धस्वर बोला जाता है, संघर्षहीन बोलते हैं, जबकि जो रे है वो आपका लुंठित और प्रकंपित वर्ण बोला जाता है। लुंठित और प्रकंपित बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लुंठित और प्रकंपित। तो लुंठित और प्रकंपित रे होता है, ले नहीं होता। ले हमारा पार्श्विक स्वर बोला जाता है। मैं यहां पर लिख देती हूं, ये जो रे है इसको लुंठित बोलते हैं, लुंठित या फिर प्रकंपित। ठीक है, जो हमारा ले है इसको पार्श्विक बोलते हैं, पार्श्विक स्वर। भाई बहुत पूछा जाता है ये। ठीक है, यह और वह अर्धस्वर होते हैं। जो लुंठित है जो कि लय से स्टार्ट हो रहा है लेकिन वो लय नहीं है, वो रे है, और जो लय है हमारा उसको पार्श्विक स्वर बोलते हैं। और यर लय चारों हमारे अंतस्थ व्यंजन बोले जाते हैं। ये ध्यान में रखिए, क्या बोले जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन यहाँ पर बोले जाते हैं। और यर लय के बाद बारी आती है किसकी, श की, श षटकोण वाले की, सपेरा, और ये है। अब इनको बोला जाता है क्या, इनको बोला जाता है संघर्षी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इनको क्या बोला जाता है, संघर्षी और ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। देखो ध्यान में रखना इस चीज को, और ये याद हो जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये याद हो जाएंगे, बस आपको एक दो बार ना इसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, नोट्स बनाने हैं अपने, और उसके बाद पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मेरे से नोट्स लेंगे तो सारी चीजें वहां पर आपको लिखी मिलेगी। ठीक है, ये हमारे क्या बोले जाते हैं, ये हमारे संघर्षी और ऊष्म व्यंजन बोले जाते हैं, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, संघर्षी और ऊष्म व्यंजन। अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपको बताना है कि वर्गीय और स्पर्शी व्यंजन, तो का से मा तक है जो कि 25 है। फिर अगर आपसे पूछे कोई कि संघर्षी और ऊष्म व्यंजन, तो आप बताएंगे ये तीनों सा और हा होते हैं। अगर पूछे स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, तो वो हमारा ये है च, छ, ज और झ। डिफरेंस याद करना। ठीक है, इन सारों के अंदर। तो ये हमारे हो गए सा, श, हा। उसके बाद हमारे बच जाते हैं अक्षय, त्र, ज्ञ और श्रय। इनको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। जैसे हमारे संयुक्त स्वर थे ना, जो दो उससे मिलकर के बने होते थे स्वर से, ऐसे ही संयुक्त व्यंजन है, ये दो व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। और यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है, देखो सब चीज लिखा हुआ है। अंतस्थ या, रा, ला और वा हो गया, उसमें हो गया शा, शा, शा और हा हो गया। अयोग वा भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद नासिक वाले भी मैंने आपको ये सारे 5 वाले बता दिए हैं। ये डा और जो ये ढा है ये हमारे उत्सिप्त व्यंजन है, मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत ये हमारा बाद में आएगा, इसको मैं करवा दूंगी। तो ये स्वर का तो मैं बता चुकी हूँ, व्यंजन का भी आपने देख लेना है यहाँ से। ठीक है, तो मैं आगे भी बता दूंगी। तो अंतस्थ हो गया है हमारा, मैंने आपको संघर्षी बता दिया, सा, 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 हा। और आपके जो संयुक्त व्यंजन है ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो सारे यहाँ पर अब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इस तरीके से क्या होता है कि आपके जो टोटल बन जाएंगे हमारे, जैसे मैंने अभी वहां पर बताया था ना कि जो शुद्ध परिभाषा के अनुसार, तो टोटल व्यंजन हमारे 39 है, जिसमें 25 हमारे स्पर्शी हो गए, 4 हमारे अंतस्थ हो गए, 4 हमारे संघर्ष, अंतस्थ यारा लावा, और ये संघर्षी सा, सा, सा और हा वाले हैं। संयुक्त हमारे कौन से वाले हैं, अक्ष, त्र, ग और श्र। ठीक है, और ये 2 उत्सिप्त जो ताड़नजात व्यंजन थे, नवीन विकसित व्यंजन थे, वो हमारे ये हो गए। तो शुद्ध परिभाषा के अनुसार हम किन किन को छोड़ देते हैं, हम इन 4 संयुक्त को छोड़ देते हैं, और ये जो 2 उत्सिप्त व्यंजन है इनको छोड़ देते हैं। बाकी सब हमारे शुद्ध में आ जाते हैं। और अगर हम शुद्ध काउंट ना करें तो फिर हमारे 39 होते हैं, जिसके अंदर हमारे 4 संयुक्त के शामिल हो जाएंगे और 2 हमारे जो नवीन विकसित व्यंजन है वो शामिल हो जाएंगे। इतना यहाँ से आपको क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि शुद्ध परिभाषा के अनुसार जो है 33 है, और अगर वैसे बात करें तो 39 है। ठीक है, इतनी चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ से ये चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, इसके अलावा आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है, जैसे 1 सेकंड में इसको मिटा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि अभी तक हमने ये सारी चीजें तो कर ली कि भाई हमने इनको देखा कि अंतस्थ क्या है, उसमें व्यंजन क्या है। अभी हम ना एक बार इनके उच्चारण के स्थान पर भी देखेंगे कि इनके उच्चारण की बात करी जा रही है, मतलब बोले कहाँ से जाते हैं। तो इसके अंदर भी आप क्या ध्यान में रखोगे कि आपको ए सीक्वेंस याद कर लेनी है, ये वाली सीक्वेंस,
यहाँ तक की कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ मतलब जो हमारा यहाँ गले से बोला जाता है, ठीक है। तालु मतलब हमारे ये जो नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला अंदर वाला। उसके बाद मूर्धा मतलब मसूड़े, जो हमारे यहाँ इधर जो आपकी जीभ ऊपर लगती है। दंत मतलब दांत से बोले जाने वाले, और ओष्ठ मतलब होंठों से बोले जाने वाले। तो ये सीक्वेंस याद कर लो बस, और कुछ नहीं करना। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, यही सीक्वेंस याद करनी है। इनको उठा करके कैवर के आगे, चैवर के आगे, टैवर के आगे, तैवर के आगे और पैवर के आगे लगा दो, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो हमें कहा गया है, अब देखो यहां तक तो हो गया कि कंठ से बोले जाने वाले कै वर्ग पूरा है, तालु से बोले जाने वाला चै वर्ग पूरा है, मूर्धा से बोले की मसूड़ों से बोले जाने वाला टै वर्ग पूरा है, और जो दांतों से बोले जाता है तै थ दै ध, तो वो आपका तै वर्ग पूरा है, और जो होंठों से बोला जाता है वो हमारा पै फै बै भै मै हो गया। अब बात आती है हमारे अंतस्थ की, भाई ये भी तो कहीं से कहीं बोले जाते होंगे, अंतस्थ हो गया और जो हमारा संघर्षी हो गया, इनकी बात आती है, ये भी तो बोले जाएंगे। इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो जिस सीक्वेंस से मैंने आपको ये याद करवाया है ना, उसी सीक्वेंस से ही मैं आपको एक बार ये बता दूंगी कि आप इनको कैसे याद कर सकते हो, ठीक है। इसी सेम सीक्वेंस से ही मैं आपको बता दूंगी, एक सेकेंड रुको बस। चलिए अब देखो सीक्वेंस क्या थी हमारी, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ थी, ये सीक्वेंस थी। यारा लावा पे आएंगे, क्योंकि मैं के बाद तो यारा लावा ही आता है। तो कंठ को छोड़ दो, कंठ को छोड़ दो, तालु, मूर्धा, दंत, और जो वै होता है वो क्या होता है, वै दंतोष्ठ है ये, ठीक है, ये दंत ओष्ठ है, बस इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद जब मैं श है पे जाऊंगी तो ये अगेन सेम है, कंठ को छोड़ दो, तालु, मूर्धा, और श क्या होता है हमारा दंत, और ये क्या है, ये हमारा भाई कंठ है, ठीक है। बस आपको ये अलग चीजें ध्यान में रखनी है, वह हमारा दंतोष्ठ है, ये हमारे दांत और होठों से बोला जाता है, बोल करके भी आप देख सकते हो, और है जो है हमारा वो हमारा कंठ से निकलता है, ठीक है। यहाँ पर स्वर जो होता है ना वहां से निकलता है, बस ऐसे ध्यान में रखेंगे। कंठ हटा करके तालु, मूर्धा, दंत, और यहाँ पर भी तालु, मूर्धा, दंत, ठीक है, स, तालु, मूर्धा, दंत, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान में रख लेना है ये। तो इतना समझ में आया कि भाई ये भी कहाँ से बोले जाते हैं, इतना समझ में आई ये सारी चीजें। बाकी सब चीज वही है, देखो आपका ये स्वर वाला भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, व्यंजन वाला भी मैंने आपको बता दिया, भाई कंठ तालु के हिसाब से अगर पूछा जाए, ठीक है। अब बात आती है हमारे किसकी, अल्प प्राण की और महाप्राण की और सघोष की और अघोष की। इनको यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ठीक है, उनको बता देती हूँ आपको कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। चलिए, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर दो प्रकार से बांटे गए हैं भाई हमारे, घोष और अघोष। घोष वो होते हैं जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, वो हमारे घोष होते हैं। और अघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, बोलते वक्त मतलब अंदर से ऐसे कांपने वाली आवाज नहीं आती, ठीक है। तो जो घोष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 3 4 5 3 4 5, जैसे मैंने यहाँ पर कहा था ना, का, खा, गा, घा और अना। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 और 5 ऐसे नंबरिंग डलवाई थी। फिर उसके बाद चा वर्ग था, फिर टा वर्ग था, फिर ता वर्ग था, और फिर पा वर्ग था। तो ये पूरी लाइन 1 है, ये पूरी लाइन यहाँ पर 2 है, ये पूरी लाइन 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो 3 4 5 का मतलब क्या है, ये वाले गा, घा और डा। ऐसे ही चा, छा, जा, झा और या। तो 3 4 5 मतलब ये जा, झा और या। अब समझ में आया कि नंबरिंग क्यों करी थी। तो 3 4 5 और अंतस, अंतस मतलब यारा लावा, ठीक है, यारा लावा, और इसके साथ साथ हा भी आएगा। तो ये हमारे घोष होते हैं। और अघोष वो होते हैं, चलो मैं इसको, यहाँ इधर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, मैं इसको ना एक सीरीज से करवा देती हूँ, ठीक है। बस आपको कंपन किस में होता है, जब सघोष होता है, और जब कंपन ना हो तो अघोष होता है। और श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण के अंदर क्या होता है कि जो ध्वनि है, जो सीमित मात्रा में वायु निकलती, कम अमाउंट में वायु निकलती है, और जो महाप्राण है उसमें ज्यादा वायु निकलती है अल्प प्राण के अपेक्षित। अब इनकी ना नंबरिंग आपको कैसे याद करनी है वो यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है। नंबरिंग कैसे याद करेंगे, तो देखो ये नंबरिंग हम कैसे याद करेंगे, पहले आ जाती है घोष के हिसाब से और फिर दूसरा प्राणत्व के हिसाब से। तो एक होता है अघोष, एक होता है सघोष, एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण, ठीक है। अब आपको कैसे करना है, क्योंकि पूछा जाता है कौन से व्यंजन अघोष है सघोष, ऐसे पूछा जाता है। तो अघोष में 1 और 2 वाली लाइन आ जाएगी, यानी कि का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा और फा।
पहले के, स्टार्टिंग के पहले तो 1 2, उसके बाद ऊष्म। ऊष्म में मतलब क्या हुआ, ऊष्म हमारे 4 होते हैं ना, शा 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 और हा, लेकिन इसमें सिर्फ 3 है क्योंकि हा जो है वो सघोष में है। बस इतनी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये है तो ऊष्म ही, लेकिन ये सघोष में आएगा। अब इसमें सघोष में 1 2 के बाद सीधा सीक्वेंस में क्या आएगा, 3 4 5, लेकिन इसमें अंतस्थ आएगा, अंतस्थ सारा, और इसका जो हा छोटा है वो इसमें आ जाएगा। ऐसे सीक्वेंस में याद करना। फिर उसके बाद प्राणत्व की बात करें तो अल्प प्राण, महाप्राण। यहां पर हमने नंबरिंग के हिसाब से चला था। अब यहां पर ना इवन और ओड है, ये ओड है 1 3 5, चलेंगे 1 से ही, लेकिन ओड इवन की तरह चलेंगे। अल्प प्राण में ओड आता है, ओड नंबरिंग, और महाप्राण में इवन नंबरिंग आएगी, और इनका ये सीक्वेंस भी बदल जाएगा। 1 3 5 के साथ यहाँ पर पहले ऊष्म था, अंतस्थ बाद में था, अंतस्थ पहले आ जाएगा और ऊष्म बाद में आएगा। यहाँ पर हा जो है ऊष्म के साथ ही रहेगा। इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से ऐसे लिख लेना, ये आपके अघोष है, ये आपके सघोष है जिसको घोष ही बोलते हैं, ये अल्प प्राण है, और वो आप कर लोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना वो हो जाएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको दिक्कत हो, बट हो जाएगा। तो क्या करोगे अघोष के साथ, ये 1 2, उसके बाद 3 4 5, उसके बाद ये 1 3 5 क्योंकि हमें ओड लेना है, और ये 2 और 4 इवन लेना है हमें। अब इसमें ऊष्म आ जाएगा, इसमें अंतस्थ आएगा, और अंतस्थ सबको पता है 11 लावा होता है, लेकिन इसमें ऊष्म का हा भी आएगा, इसमें हमारा अंतस्थ आएगा। ऐसे याद कर लो इस चीज को, और इसमें ऊष्म आएगा। अगर क्वेश्चन पूछा हो इससे रिलेटेड तो फटाफट से ये सीक्वेंस लिखना और क्वेश्चन बनाना, बन जाएगा क्वेश्चन आराम से, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान में रख लेना इस चीज को। इतनी यहां से चीजें समझ में आई। चलिए अब बनाएंगे, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, शा शा सा और हा कौन से व्यंजन है, तो आप सभी को पता है कौन से व्यंजन है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। कौन से व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, और ऊष्म के साथ साथ ये हमारे संघर्षी व्यंजन भी है, ठीक है, संघर्षी व्यंजन भी है, ठीक है। स्पर्शीय व्यंजन हमारे का से लेकर के मा तक होते हैं, ठीक है। अंतस्थ जो होते हैं वो हमारे या, रा, ला और वा होते हैं। इतनी चीजें यहां से समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। हिंदी में कुल कितने स्वर है, तो हिंदी में ऑब्वियस ही बात है कितने स्वर है। अब यहाँ पर इन्होंने हमसे ये नहीं पूछा शुद्ध क्या और नॉर्मल क्या, लेकिन इन्होंने हमें ऑप्शन में हमारे लिए क्लियर कर दिया। तो 8 नहीं होते, 6 नहीं होते, 25 नहीं होते, बल्कि क्या होता है 11 होता है, ठीक है। और ये हमारे शुद्ध के अकॉर्डिंग है, शुद्ध के अकॉर्डिंग, जब इसके अंदर अयोग वहा शामिल नहीं है। अयोग वहा कौन से होते हैं, ये अंग और आहा, ठीक है, ये होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग वाले होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, यज्ञ का सही वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद आपसे भाई पूछते हैं कभी कभार एस्टेट में। एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से, या तो वो आपसे ये पूछ लेगा भाई इनका उच्चारण स्थान क्या है, या फिर वो ऐसे विच्छेद करवा लेगा वर्णों का, या फिर वो महाप्राण और उससे अल्प प्राण से क्वेश्चन पूछ लेगा, मिक्स पूछ लेगा, तो वो उसकी मर्जी है। तो यज्ञ का सही वर्ण विच्छेद आपने यहाँ पर करना है। तो आप सभी को पता है, अगर मैं यहाँ पर या लिखूंगी तो इसके अंदर से एक आ निकलेगा, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की हेल्प से बोले जाते हैं। या का तो मैंने कर दिया। अब जो ज्ञा है, ये जो ज्ञानी वाला ज्ञा है, ये किससे बनता है, तो ये हमारा जा से बनता है, और इसके अंदर ये इया होता है, जो चा छा जा और झा, और ये जो 5वां है ना पंचमाक्षर, ये इया, इससे बनता है ये, ठीक है, इससे, ठीक है, यज्ञ ये इससे बनता है। तो ये ध्यान में, अब जब इसको खोलूंगी, क्योंकि ये भी हमारा एक व्यंजन है, इसके अंदर भी एक हमारा आ निकलेगा, तो ये सीक्वेंस इसकी बन जाएगी, ठीक है। या खोलेंगे तो आ निकलेगा, क्योंकि स्वर की हेल्प से व्यंजन बोला जाता है। उसके बाद जो ज्ञा हमारा बनता है ना, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है, और ये बनता ही किसकी हेल्प से है, एक जा की हेल्प से और एक इसकी हेल्प से, ये हमारा गा बनता है, ठीक है। ज्ञागानी जो है लास्ट वाला, ये इससे बनता है, लेकिन इसको मुझे और खोलना है, और खोलना है मतलब इसके अंदर से भी मेरा एक आ निकल जाएगा, क्योंकि ये किसकी हेल्प से बोले जाते हैं, ये स्वर की हेल्प से बोले, तो स्वर मुझे निकालना है इसका। तो ये सीक्वेंस कहाँ है आपकी, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर ये सीक्वेंस है, ठीक है। ऐसे आपको निकालना है यहाँ पर। नेक्स्ट में आ जाएंगे, कंठ ध्वनियां कौन सी है, कंठ ध्वनियां आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखो, का खा टा ठा ना मा और फा बा। तो कंठ ध्वनियां मैंने आपके साथ डिस्कस करा था कि जो हमारा ये कै वर्ग है, ये च वर्ग है, उसके बाद ये टा वर्ग है, फिर ता वर्ग है, और ये पा वर्ग है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कंठ, ये तालु है, ये मूर्धा है, ता वाला दंत है, और ये पा वाला ओष्ठ है।
ऐसे लाइन याद करनी है आपने, ठीक है। तो देखो का खा वाला है वह हमारा क्या है भाई, कंठ ध्वनिया है। टैट है तो हमारी मूर्धा है, टैट है तो हमारी मूर्धा हो गई। और ये जो है पा फा ब ये हमारी ओष्ठ हो गई है, ठीक है। और तैत है दैद है न ये हमारा क्या है भाई, दंत में आ गए, जबकि जो मैं है वो हमारा पै के अंदर आ जाता है, पै फै बै भै में, ठीक है। तो ये कंठ नहीं है, कंठ कौन सी है, ये वाली है, ऑप्शन नंबर 1 का खा, ये हमारी क्या है, ये हमारी कंठ ध्वनिया है, ठीक है। तो ऐसे आपको सीक्वेंस याद कर लेनी है, क्वेश्चन बनाने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। इस क्रम में स्पर्श और संघर्षी व्यंजन नहीं है। अब देखो स्पर्श व्यंजन कौन से थे, कैसे लेकर के मैं तक थे, जबकि संघर्षी व्यंजन कौन से थे, वो शय से, उल्टा लिख दिया मैंने सीक्वेंस में से, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, और है, ये हमारे संघर्षी व्यंजन है। लेकिन हमें ये बताना है कि किस क्रम में ये नहीं है, स्पर्श और संघर्षी नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो एक आता है हमारा स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी ये हमने पढ़ा था, स्पर्श संघर्षी जो दोनों का इकट्ठा है, मतलब ये अलग है स्पर्श, ये अलग है, लेकिन एक स्पर्श संघर्षी आ रहा था जो कि हमारा चा था, छा था और जा था और झा था। ये चार आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, आ रहे थे ना, ऊपर दिखाऊं अभी आपको, ये आ रहे थे हमारे स्पर्श संघर्षी। ये देखो, अभी देखो इधर आते हैं ये, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिखा है स्पर्श संघर्षी, चा वर्ग पूरा किसको छोड़ करके, यहाँ को छोड़ करके, ठीक है। ये हमारे स्पर्श संघर्षी है, तो इसलिए मैंने वहां पर आपको कहा था कि ध्यान में रखना इस चीज को, ठीक है। अब इसके अंदर ऑप्शन में जब हम जाएंगे, देखो ऑप्शन के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको से आ रहा है यानी कि संघर्षी है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर आपको है आ रहा है जो कि संघर्षी है। अगर मैं बात करूं इसकी चा या छा और ला, तो ये आपके कौन से है भाई, ये हमारे स्पर्श संघर्षी है, क्योंकि हमें ना तो स्पर्श बताना ना संघर्ष, लेकिन इसने मुझे ये नहीं कहा कि स्पर्श संघर्षी नहीं बताना भाई, ये डैश है बीच में यानी कि दोनों। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो हमारे संघर्षी है आ रहा है, शाह आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और हमारा जो है ना ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा हमारा, यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। चा या छा और ला, इतनी चीज आप ध्यान में रखेंगे यहां से। नेक्स्ट पे आ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। निम्न में से कौन सा वर्ण जो है वो स्पर्श संघर्षी है, कौन सा वर्ण आपका स्पर्श संघर्षी है। अब इसने मुझसे दोनों इकट्ठा करके पूछा स्पर्श संघर्षी, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया चा छा जा और झा, ये चार हमारे स्पर्श संघर्षी होते हैं। तो देखो ये ऑप्शन नंबर 1 में ही हमें मिल गया है, ठीक है। ये हमारा क्या है भाई, चा छा जा और झा में आता, तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट में आ जाएंगे 7 क्वेश्चन। हिंदी में दीर्घ स्वर कितने होते हैं भाई, एक हमारा था ह्रस्व स्वर, एक हमारा था दीर्घ स्वर, और एक हमारा था प्लुत स्वर, ठीक है। तो इसमें हमें कम समय लगता था, इसमें हमें 2 गुना समय लग रहा था ह्रस्व स्वर के कंपेयर में, और इसमें हमें 3 गुना समय लग रहा था हर्ष स्वर के कंपेयर में। इसको लघु स्वर एक मात्रिक स्वर बोलते थे, दीर्घ को द्विमात्रिक बोलते थे। इसके अंदर हमारा ए आता था, ई आता था, उ आता था और री आया था। लेकिन इसके अंदर हमारे कौन कौन से थे, आ था, बड़ी ई थी, बड़ा ऊ था, उसके बाद ए था, आई था, ओ था और औ था, ये था इसके अंदर, है ना। तो कितने हो गए, 7 हो गए इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करती हूँ, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है, कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है। या है, दा है, ला है या फिर भा है, कौन सा वर्ण है, महाप्राण का उदाहरण आपको बताना है। अब मुझे पता है क्या था भाई, अल्प प्राण क्या था मेरा, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। यहां पर मेरा 1 3 और मेरा क्या था 5 था, और महाप्राण में 2 और 4 था, ठीक है। यहां पर मेरा क्या था, जब भी मैं सघोष की, मेरे को सीक्वेंस याद है, यहाँ पर ये अघोष हो गया, ये हमारा सघोष हो गया, तो इसके अंदर ये 1 2 था, ये 3 4 5 था। यहाँ पर ऊष्म थे, यहाँ पर अंतस्थ था, इसके साथ साथ ऊष्म का है भी था, यहाँ पर अंतस्थ था, और यहाँ पर मेरा ऊष्म था, ठीक है। तो यहाँ पर मुझसे महाप्राण पूछा है, तो 2 और 4 होता है महाप्राण, और ऊष्म भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखो इया किस में आ जाता है भाई, इया किस में आ जाता है, इया तो हमारा 5वां है, 5th नंबर का है इया, क्योंकि चय वर्ग के अंदर हमारा 5th नंबर का, ये तो नहीं आएगा, ये तो अल्प प्राण होता है। जबकि दा जो है, ता था और दा हमारा 3rd नंबर का है, ये भी नहीं आएगा। ला हमारा कौन सा होता है भाई, जो ला हमारा होता है वो हमारा अंतस्थ के अंदर काउंट होता है, अंतस्थ में या, रा, ला और वा,
ठीक है, ये हमारे अर्धस्वर है, दोनों संघर्षहीन है। ये हमारा कौन सा है, लय हमारा होता है पार्श्विक, ये हमारा लुंठित और प्रकंपित होता है जो कि र होता है। तो जो लय है हमारा वो कौन सा हो जाएगा, वो तो अंतस्थ है, ये भी नहीं होगा, तो बच गया हमारा क्या, भय, क्योंकि पै फै बै और भय चौथे नंबर का होता है ये, फोर्थ, और फोर्थ यहाँ पर हमारा महाप्राण में है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट में आ जाइए, देखो मैंने यहाँ पर आप सभी के लिए लिखा भी है, इसको देख लेना। जीवा द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। जीवा द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, मतलब सांस रुक जाता है ऐसे करके। ठीक है, जब हम बोलते हैं 2 से 3 से 7 से या फिर 4 से, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये 4 प्रकार से होते हैं। ये एक्चुअल में घोष की, अघोष की, अल्प प्राण की और महाप्राण की ही बात कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इनकी ही बात कर रहा है। इतनी चीज समझ में आई। नेक्स्ट में चलेंगे। चलिए, ये मैंने यहाँ पर थोड़ा लिख भी दिया, इसको देख लो। 4 भागों में बांटा गया है। सघोष मतलब जिसमें आपका स्वर तंत्रियों में कंपन होती है, उनको सघोष बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपका कौन सा होता है, तीसरा, चौथा और 5वां होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना। 3rd, 4th और 5th होता है, क्योंकि अघोष हमारा 1 और 2 होता है, और ऊष्म भी होता है को छोड़ करके। 3rd, 4th, 5th ये हमारा ये होता है भाई अघोष, 1, 2 और ऊष्म। ठीक है, 3, 4, 5 और अंतस्थ विद हा हमारा सघोष होता है। अल्प प्राण कौन सा होता है भाई, बता दिया, पहला, तीसरा और 5वां मैंने बता ही दिया आपको ऑलरेडी, और अंतस्थ होता है। इसके अलावा जो ये आपका कौन सा होता है, 2nd और 4th और ऊष्म, ये आपका महाप्राण होता है। ठीक है, ये मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सिप्त व्यंजन है। उत्सिप्त व्यंजन मैंने आपको बताया था, इसको एक नाम और देते हैं, मतलब बहुत सारे नाम है। नवीन विकसित भी बोलते हैं, नवीन विकसित, ताड़नजात बोलते हैं। ठीक है, उत्सिप्त बोलते हैं, द्विगुण भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है भाई इनके। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये कौन कौन से होते हैं भाई, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये हमारा ये होता है बिंदी वाले, डा और ढा, ये होते हैं बिंदी वाले। ठीक है, इनको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। तो मैंने ये बता दिया है कि उत्सिप्त का जो अर्थ होता है वो इनको फेंका हुआ भी बोलते हैं। वे व्यंजन के जिनके उच्चारण में जीवा का अग्रभाग वेग से ऊपर उठकर मूर्धा से टकराता है और तुरंत उसी वेग से नीचे लौट जाता है। ठीक है, उसके द्वारा इनको ताड़नजात व्यंजन और द्विस्पृष्ट व्यंजन और नवीन विकसित व्यंजन भी बोलते हैं। तो ये नाम आप ध्यान में जरूर रख लेंगे, पढ़ेंगे, रीडिंग मारेंगे तो याद हो जाएगा। व्यंजनों के उच्चारण स्थान की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला ओष्ठ दांतों को स्पर्श करता है वो क्या कहलाता है, मतलब नीचे वाला होंठ जो वो दांतों को स्पर्श करता है, मतलब कि दांत और होंठ दोनों का कॉम्बिनेशन है। और जब दांत और होंठ दोनों का कॉम्बिनेशन है तो वो क्या कहलाया जाएगा, वो मूर्धा की तो बात ही नहीं हो रही है, तालु की भी नहीं हो रही है, कंठ की भी नहीं हो रही है, तो किसकी हो रही है, दंतोष्ठ व्यंजन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, और ये आपके कौन से होते हैं, ये आपका एक तो वै होता है, वै बोल के देखो, वै तो नीचे का होंठ और दांत मिला, और इसके अलावा एक फा, ऐसे फा, ये नॉर्मल वाला फै नहीं है, जो हमारा पै फै होता है ना, नॉर्मल वाला नहीं है, बिंदी वाला आएगा इसमें, ये चीज ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिंदी वाला, तो ये 2 होते हैं आपके दंतोष्ठ व्यंजन, बिंदी वाला होता है। ठीक है, मैंने आपके साथ यहां भी बताया था ना, य, रे, ले और वे, कंठ को छोड़ करके ये तालु है, ये मूर्धा है, ये दंत है, और इसको दंतोष्ठ मैंने आपके साथ बताया था, दंतोष्ठ। ठीक है, वह हमारा समझ में आया, क्वेश्चन सही लग रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पे चलते हैं एक बारी। ये मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि भाई दंतोष्ठ कौन से होते हैं, वा और फा होते हैं दंतोष्ठ। ठीक है, फै नहीं होता है क्योंकि वो सिर्फ ओष्ठ होता है, बल्कि बिंदी वाला होता है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आप क्या हमारा 12 क्वेश्चन चलते हैं। 1 सेकेंड रुकना, मुझे 1 सेकेंड देना। चलिए, ओष्ठ, महाप्राण, अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, मतलब कि होठों से बोला जा रहा है, महाप्राण है और अघोष है, कौन सा एग्जाम्पल है, ओष्ठ की बात कर रहा है। ओष्ठ मतलब आपका कौन सा आ गया, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, यानी कि पै वर्ग, पै वर्ग आ गया। ठीक है, अब ये सब पै वर्ग ही तो है, फै, पै, फै, बै, भै, मै, पै वर्ग ही है, लेकिन मुझे यहाँ पर बताना है महाप्राण और अघोष की बात कर रहे हैं। अब अघोष मुझे पता है क्या है, 1, 2 और ऊष्म होता है। ठीक है, जबकि जो महाप्राण है वो मेरा क्या होता है भाई, वो मेरा 2, 4 और ऊष्म होता है।
ठीक है, इसके अंदर से है गायब कर लो, बस ये होता है। तो अब मुझे ये देखना है, मतलब टू, दोनों के अंदर क्या कॉम्बिनेशन है, टू। टू मतलब पै और फै, फै हमारा सेकंड नंबर का है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, ये चीज ध्यान में रखने का, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। री की मात्रा का कौन से, क्रिया में, वर्षा में, रिपु में या फिर दृष्टि में। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें आपका रै का उपयोग हुआ है, इसमें भी रै का हुआ, इसमें भी रै का हुआ, जबकि जो आपका दृष्टि है इसके अंदर किसका इस्तेमाल, जब भी मैं दै में री जोड़ूंगी तो मेरा ये क्या बनता है, ऐसे बनता है, दा और नीचे ऐसे री, दा और नीचे ऐसे। ठीक है, इसमें री जोड़ने पर बनता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताना क्लास कैसे लगी आप सभी को। आई थिंक ये बहुत लंबी हो गई है। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस उच्चारण स्थान का क्या कहा जाता है, उसे उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है, मतलब जहां से हम बोलते हैं उसे उसका उच्चारण स्थान बोला जाता है। जैसे होठ का इस्तेमाल करते हैं तो उसको ओष्ठ बोला जाता है। ठीक है, दांतों का इस्तेमाल करते तो उसको दंत बोला जाता है। तो बताइए चै, छह, जय जो वर्ग है उनका उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। भाई ये हमारा कै वर्ग था, ये हमारा चै वर्ग था, तो मैंने आपके साथ कहा था ना ये कंठ होता है, ये तालु होता है, तो इसका तालु आ जाएगा, तो कंठ नहीं होगा। मूर्धा हमारा टै होता है, ओष्ठ हमारा पै होता है। ठीक है, तो ये तालव्य आ जाएगा। सेकंड यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे। इनमें से संयुक्त व्यंजन आपको यहां पर बताना है कौन सा है। तो जब भी हम संयुक्त व्यंजन यहां पर देखते हैं तो हमारे संयुक्त व्यंजन कितने थे, हमारे संयुक्त व्यंजन थे 4। कौन कौन से थे, और वे अक्षय, त्र, ग और श्र, ये थे हमारे 4 व्यंजन संयुक्त। तो इसमें से कौन सा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जबकि हमारा ये है। ठीक है, ये चीज अगर आपको सारी चीजें पता है तो आप क्वेश्चन को झटके से बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से सघोष व्यंजन कौन से हैं। सघोष कौन से होते हैं, भाई हमारे जो अघोष थे वो हमारे थे 1 और 2, और जो हमारे सघोष व्यंजन थे वो हमारे 3, 4 और 5 थे। अंतस्थ भी था, अंतस्थ जिसके अंदर क्या है, य, र, ला और वा है, और उष्म का है भी आएगा। ठीक है, चलो अब इसमें से देख लो सघोष व्यंजन कौन से हैं। तो सघोष कौन से होते हैं भाई, चा, छा, देखो ये तो फर्स्ट आ गया, तो ये तो नहीं आएगा। ता, था, ये भी फर्स्ट आ गया, ये भी नहीं आएगा। पा, फा, ये भी फर्स्ट आ गया, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि सघोष तो 3, 4, 5 होता है। तो यहाँ पर ये आ गया आपके, ये सारे, ये आपका बच गया है, यही आपका क्या है भाई, यही आपके सघोष व्यंजन है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो 3 ऑप्शन आपका करेक्ट है यहां से। नेक्स्ट पे देखेंगे 17 क्वेश्चन, प्राधिकृत का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण आपको बताना है, मतलब आपको इसको भी तोड़ना है। ठीक है, इसको भी आपको क्या करना है, तोड़ना है। तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे, तो आपको तोड़ना आना चाहिए। सबसे पहले तो है पै। ठीक है, जब तोड़ेंगे तो इसमें से देखो पै नहीं है, वो पा है। ठीक है, तो उसके बाद आपका आ निकलेगा यहां से। ठीक है, उसके बाद हमारा रै निकल रहा है यहां से, रै, और रै में भी क्या है फिर आपका, रै में भी आपका क्या आ रहा है भाई, आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, सॉरी, एक सेकेंड रुको, सॉरी, ये जो रै, ये जो आ है वो रा का है। ठीक है, पहले पै आएगा, उसके बाद रै है सीधा। ठीक है, रै के बाद आपका आ निकल रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये प्रा हो गया, प्रा हो गया, उसके बाद निकलता है आपका क्या, धा। धा के बाद छोटी ई है, ये छोटी ई है ना, ये बड़ी ई होती पीछे की मात्रा आती है, छोटी ई है ये। उसके बाद धी हो गया, तो यहाँ से कै निकलेगा, और क्री बनाने के लिए री आ जाएगा, री ऋषि आएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। ठीक है, तो आपका क्री हो गया, उसके बाद ता निकलेगा, और ता के अंदर से आपका एक आ निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसे खोलना है। और ये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, पैर, आ, ध, ई, ये क्री नहीं आएगा, इसको खोलना है। ये भी नहीं आएगा, इसको भी खोलना है। ठीक है, ये भी नहीं आएगा, जो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर करेक्ट है। तो 17 का 1 यहाँ पर करेक्ट आ जाए। आपको ऐसे भाई ओपन करना आना चाहिए सारी चीजों को। ठीक है, क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेट में इसके यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी में अल्प प्राण और महाप्राण का जोड़ा आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। अल्प प्राण और महाप्राण का जोड़ा आपको बताना है। तो अल्प प्राण और महाप्राण आप बताएंगे भाई क्या होता है। देखो अल्प प्राण क्या होता है भाई, जो आपका E1 और ओड, ओड होता है 1, 3 और 5 होता है, और अंतस्थ इसमें आ जाएगा, यह RLF है, और इसमें 2 और 4 होता है, और इसमें ऊष्म आ जाएगा। इतना हमें पता है यहाँ से। ठीक है, तो जोड़ा आपको बताना है अल्प प्राण। कै और खे 1 और 2। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, हाँ
ये जोड़ा है लेकिन मुझे नहीं बताना है, ठीक है, ये है हमारा जोड़ा। उसके बाद का है, का वन होता है, और या क्या होता है भाई, अंतस्थ होता है ये, ठीक है, अंतस्थ होता है ये। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा अल्प प्राण है, और ये भी हमारा अल्प प्राण है। तो ये तो अल्प प्राण महाप्राण का जोड़ा नहीं हुआ, इसलिए इसका आंसर 2 आ जाएगा। जबकि जो जा और झा है ये हमारा यहाँ पर देखो, चा छा जा, ये तीसरे नंबर का आ गया, और ये फोर्थ नंबर का, ये अल्प प्राण महाप्राण का जोड़ा हो गया थर्ड और फोर्थ का। ये टा हो गया, ये ठा हो गया पहला और दूसरा, ये भी अल्प प्राण महाप्राण का जोड़ा हो गया। तो जो नहीं है वो कौन सा है, वो 2 है, ठीक है। नेक्स्ट में चलेंगे 19 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, आपको यहां से गलत बतानी है। चा जो है वो अघोष है, तालव्य है और अल्प प्राण है। खा जो है वो कंठ है, महाप्राण है, अघोष है। धा, अब ये सब आपको करके देखना है। तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि जो अघोष है और जो सघोष है और अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है, ये 1 2 है, ये 3 4 5 है, ये 1 3 5 है, और ये 2 और 4 है, ठीक है। चलो अब देख लो, क्योंकि इसमें वो वाला तो है ही नहीं, क्योंकि वो अंतस्थ और उसमें की तो बात ही नहीं हो रही, तो वो नहीं चेक करेंगे। चा छा, ये 1 है, 1 है तो obvious सी बात है मेरा अघोष, अघोष होगा, अघोष है, बिल्कुल है। तालु है ये, तो जो चैवर्ग होता है वो तालव्य होता है, कंठ तालु चैवर्ग मेरा तालव्य भी होता है। अल्प प्राण मतलब 1 है, हाँ ये भी है। गलत बताना है मुझे, पहला तो मेरा सही निकला। दूसरा देखेंगे, दूसरा मेरा है का खा, यानी कि सेकंड नंबर का है, और का, ये जो का वाला वर्ग होता है वो हमारा कंठ होता है, ये भी ठीक है। महाप्राण है, सेकंड है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और अघोष है, क्योंकि 2 नंबर यहाँ पर भी आता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये भी मेरा सही निकला, मुझे तो गलत निकालना है। उसके बाद कह रहा है धा, तो ता था दा धा, फोर्थ पे है ये, ठीक है। धा जो होता है मेरा चौथे नंबर का होता है, फोर्थ। तो फोर्थ मेरा सघोष है, फोर्थ मेरा सघोष होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। महाप्राण होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और दंत होता है, क्या मेरा दंत होता है, का चा टा और ता, तो कंठ तालु मूर्धा दंत, ये दंत भी होता है, ठीक है। तो मेरा सी भी बिल्कुल सही है। मेरा बच गया मेरा ऑप्शन डी, तो डी ही मेरा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि जो बा होता है, पा फा बा, बा जो होता है 3 नंबर का होता है, और 3 नंबर यहाँ पर सघोष तो होता है, और यहाँ पर ओष्ठ भी होता है, लेकिन 3 नंबर महाप्राण नहीं होता, क्योंकि महाप्राण सिर्फ 2 और 4 होता है। तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप करके देखेंगे इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट पे, अब ये हमारे एचटेट के डायरेक्टली मैंने रिसीव कर रखे हैं क्वेश्चन। वर्णोच्चार की दृष्टि से आपको बेमेल चुनना है, जो सही नहीं है। तो ओ और औ आपका कंटोस्ट है, तो हमने जब स्वर किए थे तो इसको किया था कि ये हमारा कंटोस्ट ही है, ठीक है, ये कंठ से ही बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, व और फा, तो जो व और फा है ये दंतोष्ठ ही है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद जो ता था दा दा है, देखो का वर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग, ये कंठ है, तालु है, मूर्धा है, और ये दंत है। तो तावर्ग मेरा दंत होता है, तालु नहीं होता, तालु मेरा चावर्ग होता है। मेरा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टाट हेड है तो मेरा मूर्धा होता ही है, तो मेरा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो ये पीआरटी का, पता नहीं टीजीटी का, पीजीटी का कोई एक क्वेश्चन है ये। उसके बाद 21 क्वेश्चन पर मूव ऑन करेंगे। निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण प्रयुक्त हुए हैं, दंत से, दांत से बोले जाने वाले आपको वर्ण यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं, दांत से बोले जाने वाले, ठीक है। चलो, दांत से बोले जाने वाले आपको कौन कौन से थे, तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, तय वाली लाइन है, ता था दा धा और ना, ठीक है, ये वाले थे। इसके अलावा जब मैं या, रा, ला और वा चुनती हूं तो तालु, मूर्धा, दंत, एक लै भी मेरा दंत है, ठीक है, ये भी मेरा दंत है, ठीक है। तो चलिए इसमें आप देख लेते हैं, जा या शा, देखो या जो है मेरा दंत नहीं है, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा। उसके बाद ना, ला और सा, तो एक बारी शा और देख लेते हैं, शा, शा, शा और हा, ये तालु है, मूर्धा है, और ये भी मेरा दंत है, और ये मेरा ओष्ठ है, ये मेरा दंतोष्ठ है, तो ये भी मेरा है, ठीक है, दंत है। तो आपको पता रहना चाहिए भाई ऐसे। तो देखो ना है, क्योंकि ना ये रहा, ना है, ला है और स है, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपको आ जाना चाहिए भाई, ठीक है। जब आपको ये सीक्वेंस आ जाएगी, आपको जब ये याद हो जाएंगे, तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है भाई, निम्नलिखित में से असंगत आपको बताना है। स्टेट में हमेशा नोट वाले ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी भी सीधे तौर पर क्वेश्चन ये पूछता ही नहीं है। तो असंगत आपको बताना है। असंगत में आपको पहले यह देखना है, यह तालव्य है
क्या ये मेरा ये तालव्य है? तो जब भी मैं ये रे ले वे करती हूँ तो तालु, कंठ तालु, ये तालु है, तो ये तालव्य तो है। और अल्प प्राण क्या होता है? अब मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है, ये मेरे क्या थे? ओड थे, ये मेरे 2 और 4 थे। यहाँ पर अंतस्थ था और यहाँ पर ऊष्म था, ठीक है। तो देखो यह जो है क्या मेरा अल्प प्राण है? बिल्कुल अल्प प्राण है, क्योंकि अंतस्थ आ गया ये रेलवे। क्या ये मेरा घोष है? अब इसके लिए भी मैं लिख लेती हूँ, ये अघोष और ये घोष। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर ऊष्म आ जाएगा, यहाँ पर अंतस्थ आ जाएगा, ठीक है, और है भी आ जाएगा। तो क्या ये मेरा घोष है? ये मेरा घोष है, ये मेरा घोष है, ठीक है, तो ये भी मेरा बिल्कुल सही है। उसके बाद आ जाता है ई। तो ई क्या मेरा तालव्य है? तो ई तालु से बिल्कुल बोला जाता है। ई क्या मेरा ह्रस्व स्वर है? ये ह्रस्व स्वर भी है। और ई क्या मेरा अवृतमुखी है? मतलब कि क्या मेरा इसको बोलते समय मुंह जो है वो गोल नहीं होता। तो मैंने आपके साथ बताया था वृतमुखी कौन से होते हैं? वृतमुखी होते हैं ऊ, ओ और औ, ये होते हैं वृतमुखी। अवृतमुखी आपका ई होता है, तो ये भी बिल्कुल सही लाइन है। बै आता है, बै ओष्ठ होता है, बिल्कुल होता है। पैप है, बै तीसरे नंबर का है, क्या तीसरे नंबर का घोष होता है? बिल्कुल होता है, ये भी ठीक है। अल्प प्राण होता है तीसरे नंबर का, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बच गया मेरा 4th, यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। श बात कर रहा है, यानी कि ऊष्म व्यंजन है ये श, सेकंड नंबर का ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। ये मूर्धा है, क्या ये मूर्धा है? तो जब भी मैं लिखती हूँ श और है, तो तालु मूर्धा, मूर्धा तो ये है, मूर्धा तो है। अल्प प्राण क्या होता है? 1 3 5 और अंतस्थ, ऊष्म नहीं होता। ये हमारा क्या है? ये हमारा महाप्राण है, ठीक है, महाप्राण है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख रखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ रही है चीजें आप सभी को? नेक्स्ट में आ जाएंगे, मुझे थोड़ा पॉज करके आपको क्वेश्चन बना करके देख लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो आपका है री से संबंधित। कौन सा कथन गलत है भाई? री जो है उच्चारण स्थान इसका मूर्धा है, क्या ये गलत है? विसर्ग ध्वनि की गणना नासिक के वर्णों में की जाती है, क्या ये गलत है? यह और वह को अर्धस्वर बोला जाता है, क्या ये गलत है? या फिर ये दोनों उत्सिप्त वर्ण कहलाए जाते हैं? तो भाई ये बिल्कुल सही बात है, री का वर्ण उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। यह और वह को अर्धस्वर ही बोलते हैं। यह, रे, ल और व, ये दोनों अर्धस्वर है। ये लुंठित और प्रकंपित होता है, ये पार्श्विक होता है, ठीक है, और ये उत्सिप्त होता है। जबकि जो गलत है वो मेरा क्या है? विसर्ग ध्वनि की गणना नासिक में नहीं बल्कि किस में होती है? अयोग वहा में होती है, अयोग वहा में, अंग और आहा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जिनको मिलाने के बाद मेरे स्वर कितने हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से ल वर्ण का उच्चारण स्थान आपको बताना है। य, र, ल और व। कंठ छोड़ करके कहा था मैंने तालु से स्टार्ट हो जाओ, तालु, मूर्धा, दंत। तो ल मेरा क्या है? दंत है। मैंने किसी भी चीज को बिल्कुल भी नहीं रटा है, किसी भी चीज को नहीं रटा है, बस मैंने एक सीक्वेंस को याद कर लिया, उस सीक्वेंस को लिख दूंगी फटाफट से। इतना टाइम होता है पेपर में, ठीक है, इतना टाइम होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 24 का हमारा क्या आ जाएगा? 4th आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन की ध्वनिगत विशेषताएं आपको बताना है। का, खा और गा, तीसरे नंबर का है ये, ठीक है, तीसरे नंबर का है। तो जब भी मैं अघोष की बात करती हूँ, अघोष मेरा 1 2 होता है, जो सघोष होता है मेरा 3 4 5 होता है। और उसमें और अंतस्थ की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये वर्गीय व्यंजन है। अल्प प्राण लिखो तो 1 3 5 होता है, और महाप्राण मेरा 2 और 4 होता है, ठीक है। चलिए, अब ये तीसरे नंबर की बात कर रहा है, तो कंठ तो है, कंठ तो सब में है, कंठ तो ये है, ये बिल्कुल सही है। जो तीसरा नंबर होता है मेरा, वो मेरा एक तो हो जाएगा सघोष और एक हो जाएगा मेरा अल्प प्राण। तो सघोष ये नहीं है, सघोष महाप्राण नहीं, अल्प प्राण आएगा। तो सघोष और अल्प प्राण, ऑप्शन नंबर मेरा 3 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऐसे आपने क्वेश्चंस को बनाना है, आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी। तो ये आपके आंसर्स है। अगर आप पीडीएफ्स वगैरह लेंगे, अगर आप नोट्स वगैरह लेंगे, तो उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, अपने आप सारी चीजें इंक्लूडेड हो जाएगी। नोट्स जब आप लेंगे 1 तारीख से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे जरूर आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। अगर इसको कुछ अलग प्रकार से आप कोई भी चेंज वगैरह करवाना चाहते तो आप मुझे बता सकते हैं। आपको ये है कि भाई लाइव क्लासेस लूँ, तो मैं लाइव भी ले लूँगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिए। ऐसे ही हम सारे हिंदी को कवर करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये इस वाले टॉपिक से कुछ भी आपका नहीं छूटेगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी आपको आज की क्लास। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।